फर्दर उसको बेच दिया, तो वो प्योर इलीगल है। यमुना पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है, आप हर चीज़ बना सकते हो लेकिन लैंड नहीं बना सकते। और एक ऐसा शहर जो दिल्ली का ऑलमोस्ट बराबर का एरिया बन रहा है और वहाँ पे 22,000 प्लॉट्स अथॉरिटी ने निकाले थे। तो अभी बंदी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि किसी भी शहर को बसने में थोड़ा समय लगता है। जय भूमि जय भारत। एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के आसपास, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है। प्रॉपर्टी ले लो, प्राइसेस बहुत बढ़ गए, कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, अभी सही टाइम है नहीं है, या 2 साल पहले ले लेते। ऐसे सवाल मेजॉरिटी ऑफ लोगों के, स्पेशली जो लोग नॉर्थ इंडिया या फिर एयरपोर्ट के आसपास जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके दिमाग में चलते ही रहते हैं और चल भी रहे हैं, और लोग ये सवाल पूछते भी हैं। तो इन सब सवालों का आंसर देने के लिए कि एयरपोर्ट कितना बड़ा है, उसके आसपास क्या आ रहा है, फिल्म सिटी कितनी बड़ी है, आसपास कितनी बड़ी सिटी बन रही है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और क्या क्या सुख सुविधाएं लोगों के लिए वहाँ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो लेज़र हो, चाहे फिर वो आप सबसे बड़ी जो चीज़ हम बोलते हैं कि यार कमाई का साधन है या नहीं है, तो कमाई के साधन कितने आ रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए आज हमने इनवाइट किया है मनीष कुमार जी को, जिनका इंस्टाग्राम पे अपना एक चैनल भी है प्रॉपर्टी विद मनीष के नाम से, जहाँ पे वो जेवर से रिलेटेड रील्स डालते हैं, रील्स बना के डालते हैं। तो आज हम उनसे डिटेल में समझेंगे कि जेवर के आसपास क्या चल रहा है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट वो है, और आने वाले 5 से 10 साल में वहाँ क्या होगा, और आज आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आप कैसे अपना पैसा वहाँ सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया अभिमन्यु, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे दिख रहा है आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। थोड़ा सा है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी तबीयत खराब होने के बाद यार भाई, मतलब ऑब्वियसली लोग जो शायद अभी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मेजोरिटी लोग आपको जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को बता दो कि आप करते हैं जानते हो। हाँ, नहीं, आपका चैनल काफ़ी चल रहा है अभी और यू मेकिंग ग्रेट कंटेंट। थैंक यू सो मच। तब भी आप थोड़ा सा लोगों को बता दो कि आप क्या करते हो और कहाँ से आते हो बेसिकली। बेसिकली आई एम इनटू रियल एस्टेट और ये हमारी पूरी कंपनी है। आपने चैनल भी देखा होगा प्रॉपर्टी विद मनीष, वो बहुत रिसेंटली हमने शुरू करा था। ऑब्जेक्टिव यही था कि मार्केट में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कस्टमर्स की जो इंक्वायरी है या प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं, वो कस्टमर तक पहुंचाना। और आई थिंक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो आज की डेट में बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि अपनी बात आप उन लोगों तक पहुंचा सको जो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए नहीं पता कर पाते हैं, या कोई को राइट पर्सन नहीं मिल पाता है कि मेरे को इस बारे में जानना था या मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो हमारी कुछ वीडियोस या फिर कुछ इस तरीके से जो देखा जाए हम जो बना रहे हैं, वहाँ पर उनको एक इस तरीके की नॉलेज हम देते रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम उनको बताते रहते हैं, और वो सारी चीज़ें हम उनको बताना प्रेफर करते हैं जो उनके एक सेफ इन्वेस्टमेंट वो कर सकें और अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और आप इस इंडस्ट्री में कब से हो? बेसिकली अगर मेरी बात करी जाए तो मैं 15-16 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ। ओके, ठीक है। तो आप अभी मेजॉरिटी काम किस एरिया के आसपास कर रहे हो? देखिए, मेजॉरिटी काम तो हमारा गौतम बुद्ध नगर के अंदर में ही है। जो पहले हम नोएडा के अंदर वर्किंग थे, फिर ग्रेटर नोएडा आया, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन आया, अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे कर रहे हैं, जहाँ पर आपने सुना होगा कि वर्ल्ड का 4थे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जिसको ऑफिशियल नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो उसी के वो बेसिकली एक पूरी टाउनशिप सिटी बन रही है, और उस सिटी के अंदर ही हम अपना ये पूरा का पूरा भी काम कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि एक नया शहर बस रहा है, नई सिटी बन रही है, राइट? तो क्योंकि जब हम एयरपोर्ट की, आज जब हम नोएडा की बात करते हैं तो लोग मेजॉरिटी को सिर्फ इतना पता है कि यार एयरपोर्ट बन रहा है। तो अब आपने जो बोला है कि सिटी बन रही है, वो सिटी कैसे बन रही है? पहले तो लेट्स स्टार्ट विद एयरपोर्ट फर्स्ट, कि एयरपोर्ट 4था नंबर बिगेस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट, या फिर हम इंडिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट जब हम बात करते हैं, तो कितना बड़ा एयरपोर्ट है वो? देखो, एयरपोर्ट की अगर बात करी जाए, खाली मैं एयरपोर्ट की एरिया की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 5800 हेक्टेयर के अंदर ये पूरा डेवलप हो रहा है, विच इज़ जो पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसको बनाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और जहाँ पर अभी 6 रनवे बनने हैं टोटल रनवे, जिसमें पहला जो रनवे है वो मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर या अक्टूबर 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। रही बात, ये एयरपोर्ट जो बनेगा अगले 20 से 25 साल तक, इसके फर्दर एक्सटेंशन जो है, जिसमें रनवे 2, रनवे 3, 4, 5 टोटल 6 रनवे इसमें बनने हैं। तो अगले 20 से 25 साल तक एक तो हम वो कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिटी जो बन रही है, आप ये मानिए कि फेज़ 1 यानी कि यमुना अथॉरिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यमुना अथॉरिटी का जो फेज़ 1 है वो अप्रॉक्सीमेट 600 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, है ना?
और अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 मैं दोनों क्लब कर लेता हूँ, यमुना अथॉरिटी के अंडर में जो एरियाज़ हैं वो अराउंड 1485 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है। और ये एरिया इतना एरिया होता है कि जितनी बड़ी दिल्ली है, तो आप सोचो कि यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के अंदर यमुना अथॉरिटी जो डेवलप हो रही है वो अपने अंदर एक ऐसा एरिया लेके आ रही है जो ऑलमोस्ट दिल्ली के बराबर है, दिल्ली से भी बड़ा है। तो आप सोचो कि इमेजिन करो कि कितना बड़ा एरिया तो ये डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूपी गवर्नमेंट। सो इस एरिया के अंदर एयरपोर्ट के साथ साथ कई सारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जहाँ जब तक किसी सेक्टर के अंदर या एरिया में अगर इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आप नहीं क्रिएट करोगे, तो खाली एयरपोर्ट बनाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर तमाम वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बन रहे हैं जहाँ पर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही है। मैन्युफैक्चरिंग में डेडिकेटेड सेक्टर्स है, डेडिकेटेड सेक्टर्स लाइक टॉय सिटी। तो जो टॉयज की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अभी चाइना अगर देखोगे तो मार्केट में वर्ल्ड लीड करता है, राइट, वर्ल्ड में लीड कर रहा है जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग है। आप ₹1 के खिलौने से लेके महंगे से महंगे खिलौने आप देखते हैं जो चाइना बनाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी एक तरीके से मोनोपोली है, राइट। तो वो एक पूरा सेक्टर डेवलप हो रहा है, मतलब एक सेक्टर में बताऊँ। इसी तरीके से यहाँ पे तमाम सेक्टर है, टॉय पार्क है, लेदर से रिलेटेड जो भी आइटम्स यहाँ बन रही हैं, MSMEs बहुत सारे पार्क्स बनाए हैं। पार्क्स का मतलब मेरा ये मान के चलो वो सेक्टर ही है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहाँ पर हमें छोटी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो मैन्युफैक्चर होंगी, जिसमें LED TV भी होगा, मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल फोन्स, और इस तरीके से वो तमाम सेक्टर्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 28 से 30 सेक्टर हैं जो भी फेज़ 1 के अंदर डेवलप हो रहे हैं। ओके। लेटेस्ट आपने सुना होगा कि फिल्म सिटी का भी यहाँ पर टेंडर पास हो गया, और फिल्म सिटी जो वर्ल्ड हमारे जो रिनाउंड बोनी कपूर जी हैं उनको ये अवार्ड मिला है। साथ में जो नोएडा के एक बिल्डर है भूटानी ग्रुप, उनको इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो फेज़ 1 फिल्म सिटी का भी जो फेज़ 1 है, और फिल्म सिटी भी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। और ये फिल्म सिटी एक अपनी एक इंडस्ट्री है जो इंडिया में बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ, आपको पतंजलि का फूड पार्क यहाँ पर डेवलप हो रहा है जो 455 एकड़ के अंदर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी है। वीवो इंडस्ट्रियल पार्क है जो ऑलमोस्ट 180 एकड़ के अंदर बन के डेवलप हो चुका है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने वाली है। एवरी डेविसन कंपनी है। तो ये तमाम नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज जो है यहाँ पर आके बसना शुरू हो गई हैं। इनिशियली फेज़ इंडस्ट्रीज़ का है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं। सेकेंड फेज़ के अंदर यहाँ पर जो लोगों का आना है वो भी शुरू हो गया है। 2009 के अंदर प्लॉट्स निकाले थे अथॉरिटी ने सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर, जो 22,000 प्लॉट्स थे उनका अलॉटमेंट भी हो गया। वहाँ पर लोगों ने बसना भी शुरू कर दिया है। अथॉरिटी के साथ साथ यहाँ पर जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, यानी कि जो लैंड अथॉरिटी ने प्राइवेट डेवलपर्स को दी थी डेवलप करने के लिए, वो भी बहुत यहाँ पर बूम कर रहे हैं। जिसमें गौर सन्स है 250 एकड़ की टाउनशिप है, सुपरटेक है 100 एकड़ की टाउनशिप है, ग्रीन वे और इस कंपनी है उनकी टाउनशिप है, ATS अलौर, वो ये सब डिलीवरीज हो चुकी है। तो फैमिलीज ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। तो ये शहर धीरे धीरे इस तरीके से पूरा डेवलप हो रहा है। और ये इसकी अगर कनेक्टिविटी देखें तो बेहतर कनेक्टिविटी है। दिल्ली से डायरेक्ट आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग साइड ये सेक्टर्स पूरे डेवलप हो रहे हैं। ओके। अब भाई जैसे ना मैंने कुछ लोगों से इसके रिगार्डिंग बात की थी, तो जब यूपी की बात आती है, नोएडा की बात आती है, तो यूपी की थोड़ी सी इमेज थोड़ी ख़राब रही है। लेकिन अब लोगों को रिसेंट न्यूज़ नहीं पता है पिछले 5 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ और कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं। बट जब हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट के लिए रीचेबिलिटी फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आज अभी क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बिकॉज और इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज हर कोई तो गाड़ी से नहीं जाने वाला अपनी गाड़ी से, राइट। मेजॉरिटी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। तो आज उसके आसपास क्या चल रहा है, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो, कनेक्टिविटी सबसे एक मेन ऑप्शन रहता है, मेन मुद्दा रहता है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए। तो वही उस एरिया की वैल्यू भी डिसाइड करता है कि आप उस एरिया में कैसे रीच आउट कर रहे हैं, कैसे पहुंच पा रहे हैं। जो अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक तो सबसे बेहतर ये करा है कि ये बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे है, जो इंडिया का आई थिंक अब
बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पहले दिल्ली से आगरा तक का ही एक्सप्रेसवे था, आगरा से एक्सटेंड होकर लखनऊ तक पहुंच गया, लखनऊ से भी फर्दर एक्सटेंशन इसके हो रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं अब तो। और सिर्फ यही इकलौता एक्सप्रेसवे नहीं है जो दिल्ली से इसको कनेक्टिविटी मिलती है। इसकी कनेक्टिविटी आपको दिल्ली एनसीआर के हर उस एक्सप्रेसवे से मिलती है। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के आउटर सर्कमफ्रेंस पे पूरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, सो वहाँ से भी आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल रही है। थर्ड मेजर कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड कनेक्टिविटी आप ये मानो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, लाइक उस एक्सप्रेसवे से भी आपको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी मिल रही है डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर। लिंक रोड बन रहा है वो। लिंक रोड बन रहा है जो फरीदाबाद से कनेक्ट कर रहा है, फरीदाबाद से कनेक्ट कर रहा है, जो दिल्ली से जो कनेक्टिंग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, फरीदाबाद से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है एयरपोर्ट की। तो आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये आ गया कि आप दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए एक तो आप वाया नोएडा जाते हैं, जहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। वहीं दूसरी साइड डीएनडी से इसकी कनेक्टिविटी शुरू हो रही है, और डीएनडी से भी आप सेम डिस्टेंस पर, क्योंकि ऑलमोस्ट डिस्टेंस आपका सेम ही पड़ रहा है, फास्ट पहुंच जाओगे बेसिकली, फास्ट पहुंच जाओगे। आश्रम से कनेक्टिविटी बना रहे तो हैं। दो ऐसे एक्सप्रेसवे आपको मिल गए जो दिल्ली की जो मास पॉपुलेशन है उसको वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचने के लिए आपको एक्सप्रेसवे दो मिल गए। तीसरा मैंने आपको बताया ईस्टर्न पेरिफेरल है, जो दिल्ली के बाहर से लोग आना चाह रहे हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी है। फिर आईजीआई से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि दोनों ही एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, तो लेओवर्स हैं, तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी इसलिए बना रहे हैं, तो क्योंकि प्रोजेक्ट को हिट करना है, खाली एयरपोर्ट बनाना नहीं है, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी। आप किसी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जल्दी पहुँचना है, तो जल्दी पहुंचना है डेफिनेटली। आपको देहरादून से आना है तो देहरादून एक्सप्रेसवे बन गया दिल्ली में, 2024 के एंड तक वो चालू हो जाएगा, तो देहरादून से आप दिल्ली होते हुए वाया एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, हार्डली आपको 4 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राइट। तो ऐसी बेहतर कनेक्टिविटी है। फिर आप लखनऊ से आना चाह रहे हैं तो लखनऊ से आप दिल्ली जाए, उसके हाफ टाइम में आप जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट कर लेंगे। राइट। तो ये कनेक्टिविटी तो हमेशा एक अहम रोल रहा है आपको किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी लोकेशन को हिट करने के लिए। और मेट्रो का क्या स्टेटस अभी वहाँ पे? ये तो मैंने आपको रोड की कनेक्टिविटी बताई, जहाँ पर आपको अपने पर्सनल व्हीकल से या फिर टैक्सीज के थ्रू आप आ सकते हो। देखो मेट्रो की कनेक्टिविटी अभी परी चौक तक एक्जिस्टिंग मेट्रो है एक्वा लाइन, परी चौक से एक एक्सटेंडेड लाइन बन रही है जो जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है, वो बिल्कुल एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग साइड चलेगी, तो वो आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी दे देगी। प्लस साथ में जो भी सेक्टर्स बनेंगे वहाँ पर मल्टीपल स्टेशन बन रहे हैं, तो उन सेक्टर्स की भी आपको एक्सेसिबिलिटी मिल गई। सेकेंड, आपको एयरपोर्ट की भी एक्सेसिबिलिटी मिल गई। थर्ड, रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी, जो दिल्ली मेरठ पे अभी जो रैपिड मेट्रो बन रही है, जिसका फेज 1 RRTS जिसको बोलते हैं, और उसका फेज 1 भी ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, तो उसकी कनेक्टिविटी भी इसको एयरपोर्ट को मिल रही है, जेवर एयरपोर्ट को। Okay. जो नए स्टेशन हैं वो भी हम अपनी रील में बता देंगे आपको कि कई सारे स्टेशन उसके अंदर प्रपोज्ड हैं जो गाजियाबाद से कनेक्ट करेगा, और गाजियाबाद से आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे हार्डली 20 से 25 मिनट में। ओके। तो लेकिन गाजियाबाद की कनेक्टिविटी भी आपको दिल्ली से मिल रही है, क्योंकि वो ही कनेक्टिंग लाइन है ना। और ये जो RRTS है, ये भी इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसकी फर्दर एक्सटेंशन जो है, जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, क्योंकि अभी तो सराय काले खां पर कनेक्ट हो रहा है, सराय काले खां से IGI एयरपोर्ट, सराय काले खां से वाया होते हुए गाजियाबाद होते हुए आप जेवर एयरपोर्ट, सराय काले खां से आपको पानीपत के लिए भी कनेक्टिविटी मिलेगी, जयपुर के लिए भी मिलेगी, और आपको मल्टीपल RRTS की भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। मेट्रो की कनेक्टिविटी तो अगले हम 1.5 से 2 सालों के अंदर देख लेंगे, जो एग्जिस्टिंग लाइन है एक्वा लाइन, वहाँ से कनेक्टिविटी मिलने वाली है। Okay. फिर एक बुलेट ट्रेन भी प्रपोज्ड है जो दिल्ली से वाराणसी के लिए जा रही है। Okay. तो वो बुलेट ट्रेन हार्डली 1.5 से 2 घंटे के अंदर दिल्ली से वाराणसी होगी, जिसका एक स्टॉपेज आपका जेवर एयरपोर्ट भी होगा। और उसके बाद कुछ बसेस सर्विसेज हैं वो चालू हो चुकी हैं ऑलरेडी। पुरानी बस सर्विसेज हैं जो इस एक्सप्रेसवे पे चलती हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे बिल्कुल एयरपोर्ट के एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में है जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ईजी कनेक्टिविटी हो जाएगी। IGI से भी डायरेक्ट लाइन बन रही है मेट्रो की, जो आपको डायरेक्ट इस एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब हमने ये सारी कनेक्टिविटी की बात कर ली, सारी चीज़ें। अब एक बात करते हैं, लोग वहाँ पे क्या लगता है आपको जेवर की, अगर हम आज बात करें, बिकॉज जब लोग जो सवाल पूछते हैं उनका ये होता है कि यार आज तो कुछ भी नहीं है, मेजॉरिटी तो खाली पड़ा हुआ है, अभी तो अथॉरिटी ने अलॉटमेंट ही नहीं दी, पुरानी वाली अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पे कहाँ कब लोग आएंगे, कब आना चालू होगा? और पहली चीज़ तो एक ये कि कब लोग आना चालू हो जाएंगे, दूसरा अगले 5 साल में आपको क्या दिखता है कि वहाँ पे कितने लोग आके रह रहे होंगे?
देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हर किसी के माइंड में एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे लोग बाग अभी आ रहे हैं या नहीं आएंगे। तो अभिमन्यु, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि किसी भी शहर को बसने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय कितना लगता है इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है। हालांकि हमने देखा था नोएडा बसा, क्योंकि नोएडा 1976 में बसना शुरू हुआ था, आज 2024 है, ऑलमोस्ट 48 ईयर्स हो गए। तो हमने नोएडा की जो पेस देखी थी डेवलप होने की, वो बहुत स्लो थी, क्योंकि लोग बाग यहाँ पे जीरो से हमने स्टार्ट किया था। बिल्कुल जीरो से लोगों ने आना शुरू करा, नए सेक्टर्स डेवलप हुए। बट आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो नोएडा के अंदर ऑलमोस्ट 95% सेक्टर्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं। इसी के साथ में आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा भी जो डेवलप हुआ वो थोड़ा सा फास्ट इससे डेवलप हुआ। जितना नोएडा डेवलप हुआ उससे थोड़ा तेजी से डेवलप हुआ, क्योंकि नोएडा के अंदर ऑलरेडी पॉपुलेशन थी वो आ चुकी थी, जो जनता थी, जो लोग बाग थे वो आ चुके थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं यमुना पे भी, तो यमुना पे आपके पास बैकअप है, नोएडा भर चुका है, ग्रेटर नोएडा 70-80% डेवलप हो चुका है। अब बारी आती है यमुना की, तो लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है। नोएडा का पास देख लिया, ग्रेटर नोएडा का पास देख लिया, तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि अगर हम यमुना सिटी जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर आती है, तो उसके अंदर हम कैसे मतलब अपने आप को एकोमोडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अगले 5 से 7 सालों के अंदर एक तो बहुत अच्छा फुटफॉल देखने वाले हैं कि यहाँ पर लोग आके बसेंगे, क्योंकि लोगों की जो रिहाइश है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कई सारे सेक्टर्स में बताऊंगा, सेक्टर 19 के अंदर फैमिलीज आ गई हैं, सेक्टर 26-27 के अंदर फैमिलीज आ गई हैं। कुछ इश्यूज थे गवर्नमेंट के, वो रिजॉल्व हो गए हैं, तो अब और लोगों का आना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ यहाँ बसनी शुरू हो गई, यानी कि ऑपरेशनल हो गई हैं। तो इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल हो गई हैं, तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो आप ये मानिए कि अगर मेरी नौकरी किसी अच्छे दूसरे शहर में भी लगेगी और मेरे को ऑफर आएगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ जाके काम। सही बात। तो ये सारी इंडस्ट्रीज चालू हो गई है, मतलब सारी नहीं बोलूँगा, 3000 इंडस्ट्रीज में से ऑलमोस्ट 100-150 इंडस्ट्रीज यहाँ पर चालू हो गई हैं। तो लोगों का आना शुरू हो गया है, और जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर नौकरियाँ हैं, तो लोगों का बसना भी शुरू हो गया है। और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर कुछ विलास बना रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो लोगों को एक मॉडर्न फैसिलिटी सारी मिल रही है। डे 1 से सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपको मार्केट जाना है तो आपकी सोसाइटी के अंदर मार्केट है, आपको स्कूल जाना है तो सोसाइटी के अंदर स्कूल है, और आपको कोई भी XYZ जिम जाना है, क्लब हाउस जाना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। कनेक्टिविटी अच्छी मिली हुई है, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो अगले 5 से 7 सालों में हम अच्छा खासा यहाँ पर फुटफॉल देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार जो नॉर्म्स लगाए हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी टाइम बाउंड किया हुआ है कि आप 5 साल के अंदर उसको इंडस्ट्री को बनाना है। और जब इंडस्ट्री अलॉट हुई थी तो इंडस्ट्री अलॉटमेंट के टाइम पर भी देखा गया था, तो पीपल हु आर रियली हैविंग दैट काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर डेवलपिंग देयर यूनिट्स, उन्हीं को लैंड अलॉट करी गई है। तो यहाँ पर अथॉरिटी ने इस बार ऐसा नहीं करा कि हर किसी को लैंड भी दे दी जाके। तो उनके लास्ट 3 इयर्स के GST सर्टिफिकेशंस, उनकी ITR, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोगों को मतलब अथॉरिटी ने ये निकाला कि ये लोग मतलब इंडस्ट्री चला रहे हैं, पिछले 3 सालों से अच्छी चला रहे हैं, उन्हीं को ज़मीन अलॉट करी। और अलॉट करने के बाद ये नॉर्म्स भी है कि अगले 5 सालों तक आपको उसको बनाना है, बिल्ड एंड ऑपरेशनल करना है। तो अगर हमारे पास एक टाइम बाउंड चीज़ है कि हमें को 5 साल के अंदर प्रोडक्शन मतलब यहाँ से शुरू करनी है, अपनी फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री बनानी है, तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बूम देखने को मिलेगा। बूम देखने को मिलेगा। और लोग जब इंडस्ट्री काम होगा, रोजगार होगा, हर तरीके के यहाँ पे लोग बाग आएंगे, लेबर क्लास से लेके अपर मैनेजमेंट तक के यहाँ पर लोग आएंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, 600 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर से फेज 1 बन रहा है। तो आप सोचो ऑलमोस्ट आधा दिल्ली इज गोइंग टू गेट रेडी बाई 2030। भाई हमने बेसिकली बाहर की तो मार्केट की पूरी बात कर ली कि बाहर क्या क्या कनेक्टिविटी आ रही है, शहर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कनेक्टिविटी आने वाली जो लोग रहेंगे। अभिमन्यु देखो, ये बहुत हाईटेक सिटी बनाने वाले हैं। हाईटेक सिटी जैसे हम आज की डेट में दुबई देखते हैं, सिंगापुर देखते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट में ये भी एक इस सिटी को बहुत, यमुना सिटी जो बस रहा है बहुत हाईटेक बनाने वाले हैं। तो इनको अपनी एक इंटरनल रैपिड मेट्रो बना रहे हैं, जो जैसे हमने गुड़गांव के अंदर देखा था। एयरपोर्ट से जो कई सारे इनके सेक्टर्स हैं, इंटरनल सेक्टर्स हैं, वहाँ पर पॉट टैक्सी से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ओके। हाँ, और बैटरी वाले रिक्शाज यहाँ पर रहने वाले हैं, कैब्स वगैरह जो है, तो इंटरनली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी रहेगी। एक रिंग रोड भी, अपना सेल्फ रिंग रोड भी डेवलप कर रहे हैं पूरी सिटी के अंदर। 120 मीटर वाइड जो रिंग रोड है सिटी का, वो भी डेवलप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% वो बन भी चुका है। जिसकी जो कनेक्टिविटी है ग्रेटर नोएडा से भी है, परी चौक से भी है, सिटी के इंटरनल भी रिंग रोड बन रहा है। और जो पॉट टैक्सी है वो तो खैर अल्टीमेट प्रोजेक्ट है।
इस सिटी के अंदर जब आएगा पॉट टैक्सी, इंडिया में पहली बार होगा जो पॉट टैक्सी यहाँ पे चलने वाली है। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि जैसे ये इसको बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि दे वांट टू डेवलप इट एज मोर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज चाइना छोड़ना चाह रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा है। तो उसके चलते भी कुछ स्टेप्स हैं जो लिए, जैसा एक ऑब्वियसली आपने जो बात किया, उसके अलावा जो फ्रेट कॉरिडोर है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ कि उसके आसपास और क्या चीज़ें चल रही हैं। एक परसेप्शन ये लगाया जाता है कि जब हम वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सारी मैन्युफैक्चरिंग होनी है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विसेज भी यहाँ पर आप ऐड ऑन करोगे, जैसे आईटी कंपनीज यहाँ पर बहुत आ रही हैं, जापानीज और कोरियन सिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है, डेटा सेंटर्स यहाँ पर, मतलब अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स के लिए लैंड यहीं पर अलॉट की रही है। ओके, 650 के एकड़ के अंदर यहाँ पर आईटी सेक्टर्स पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है। फिनटेक सिटी बन रही है। फिनटेक सिटी इज ए फाइनेंशियल सिटी। जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, वहाँ पर मोस्टली जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके हेड ऑफिस है ना, तो सेम यहाँ पर भी एक फिनटेक सिटी बन रही है जो बहुत मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी होनी है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्कोप आ रहा है जिसमें सर्विसेज भी होंगी, आईटी इंडस्ट्रीज कंपनीज भी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग्स भी साथ में आने वाली हैं, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बस ही रही। ठीक है, अब एक थोड़ा सा और एक मैं आपकी बात थोड़ा सा और काटूंगा। आपने पूछा था फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर क्या है बेसिकली, अगर हमने सुना है अभी आज की डेट में आप गूगल भी करोगे तो आपको ये मिलेगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसे बोलते हैं हम DMIC, वो आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। राइट है क्या बेसिकली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक ऐसा रेलवे गलियारा शुरू किया जा रहा है जो सेंटर इसका दिल्ली रहने वाला है, इसको ईस्ट इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और नॉर्दर्न इंडिया से आप वाया रेल कनेक्ट कर रहे हो, जिसमें सिर्फ आप फ्रेट कॉरिडोर ही यूज करने वाले, मालगाड़ियाँ जिसमें चलेगी, और वो डेडिकेटेड लेन होगी मालगाड़ियों के लिए। जहाँ पहले किसी सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए 3-3, 4-4 दिन लगते थे, वहाँ आप कुछ घंटों में, यानी कि 8 से 10, 12 से 15 घंटों के अंदर आप उस वहाँ तक आप सामान पहुँचा सकते हैं। तो ये फ्रेट कॉरिडोर जो है उसी का नाम दिया हुआ है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुका है, जिसकी कनेक्टिविटी दादरी यानी कि बुड़ाकी जंक्शन से लेके मुंबई के लिए, और बुड़ाकी से ही आप कोलकाता के लिए, और बुड़ाकी से ही आप अमृतसर के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं। okay. तो ये इस तरीके से आपको एक ये जाल बना दिया है जो आप, क्योंकि दिल्ली सेंटर पड़ जाता है इनका, तो दिल्ली से ही ये सारा का सारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये पूरा कैटर कर रहा है, और इसकी कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट से भी मिलने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि एयरपोर्ट जो बन रहा है वो एक कार्गो हब भी बन रहा है इसके साथ में, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो हब भी होगा, एविएशन हब जिसे हम बोल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, अब जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि आज ये इतना कुछ चल रहा है, तो अभी बहुत सारी न्यूज़ें भी आ रही हैं मार्केट में। थोड़ा सा इन्वेस्टर से जब मैं बात करता हूँ, थोड़े से लोग डरे भी हुए हैं कि जो बुलडोजर चल रहे हैं, अभी बुलडोजर बेली तो चल कहाँ रहे हैं और ये क्यों चल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुलडोजर जो चल रहे हैं और ये पैनिक की सिचुएशन है भी डेफिनेटली है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना अथॉरिटी की, जो नोएडा अथॉरिटी है, 1976 के अंदर इनको एक स्पेशल पावर मिली थी, जहाँ पर इनको पावर लिया कि आप लैंड एक्वायर करेंगे, यानी कि जब ये एक्वायर करेंगे किसानों से ज़मीन, अथॉरिटी परचेज करेगी, देन उसको ये डेवलप करेंगे और उसको शहर को ये बसाएंगे। राइट। तो इस पावर के अंदर ये लोग अपना एक एरिया नोटिफाइड करते हैं, और इनको ये पावर दी है कि अधिग्रहण करेंगे, यानी जिसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। तो किसानों को उनकी ज़मीन का जो एग्जिस्टिंग रेट है उसका 4 गुना का मुआवजा देते हैं, यानी कि ज़मीन अगर सपोज करो 100 रुपये की ज़मीन है तो उसको 400 रुपये तक ले जाके अथॉरिटी तो पहले किसानों से ज़मीन बाय करती है। ठीक है। बाय करने के बाद वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करती है, जिसमें रोड, पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी करती है। फिर उसके बाद खुद डेवलप करना है अथॉरिटी ने, या फिर कोई प्राइवेट डेवलपर्स को देना है, बिल्डर्स को देना है, तो वो उसके अंदर फर्दर डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या देखा जाता है कि किसानों को ये हमेशा अप्रीहेंशन रहता है कि मेरी ज़मीन तो बहुत सस्ते रेटों पे ले ली है, हालांकि वो 4 गुने का मैंने आपको बताया था, वो अथॉरिटी 4 गुने पे खरीदती है। तो हमेशा लगता है कि मेरे को कम रेट पे मिला है, तो वो अथॉरिटी को एक्वायर नहीं करने देते लैंड। जब वो एक्वायर नहीं करने देते हैं तो वो देखते हैं कि मार्केट में अब मेरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो उसमें खुद प्लॉटिंग करने लगते हैं। और वो प्लॉटिंग में कहीं किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास अप्रूवल नहीं होते। जब आपके पास अप्रूवल नहीं है और बनाने के नक्शे पास नहीं है, तो वहाँ पर अथॉरिटी एक अपना रोल निभाती है कि वो इलीगल डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होने देती। ओके। तो किसान जब अपनी खेती वाली ज़मीन को प्लॉटिंग करने लगते हैं या फिर वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पर डेमोलिशन होती है। वो डेफिनेटली हमने देखी है,
कई लोगों ने यहाँ पे विलास बनाए, हमने विलास का डेमोलिशन भी देखा है। कई लोग यहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं, तो हमने प्लॉटिंग का भी डेमोलिशन देखा है। प्लस उसके साथ साथ अथॉरिटी उन लोगों के खिलाफ शिकायत यानी कि FIR भी दर्ज करती है, बायर के खिलाफ भी और सेलर के खिलाफ भी। तो ये आपको अगर यमुना पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि प्रॉपर्टी अथॉरिटी से अलॉटेड है, अथॉरिटी से अप्रूवल्स है या रेरा से अप्रूव्ड हो, तभी आपको उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। इनफैक्ट ये तीनों चारों अथॉरिटीज जो है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जिसमें आपकी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, आपको यमुना अथॉरिटी और एक चौथी जो न्यू नोएडा यानी कि DNGIR जो नया शहर बस रहा है, नोएडा का ही फर्दर एक्सटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो एरिया नोटिफाइड है वहाँ पर अथॉरिटी आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि आप किसानी वाली ज़मीन पर अपनी प्लॉटिंग करें। ओके। तो वहाँ पर आपको हमेशा डेमोलिशन देखने को मिलेगा। ओके जी, तो वहाँ पर आप बना ही नहीं सकते। क्योंकि ये अभी मैंने जब लोगों से बात की, कुछ लोगों से, तो अब रील्स तो हर कोई देख ही रहा है, तो वो 6 लाख रुपए में 100 गज, 8 लाख रुपए में 100 गज, ये लोग बहुत बेच रहे हैं, स्पेशली दूसरी साइड पे येड़ा में या फिर ग्रेटर नोएडा की। तो ये वही ज़मीन की आप बात कर रहे हो? ये बिल्कुल वही ज़मीन है जो 5 लाख में 50 गज बेचते हैं, 10 लाख में 100 गज बेचते हैं या 20 लाख में 100 गज बेचते हैं। तो आप ये मान के चलिए वो ज़मीन का टाइटल क्लियर नहीं होता। कई बार हमने ये भी देखा है कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन को बेचती है। आज की डेट में ये बहुत हो रहा है कि सरकारी ज़मीन, क्योंकि अथॉरिटी ने वो लैंड एक्वायर कर दी लेकिन वहाँ भी अब डेवलप नहीं करा है, तो किसानों ने उस ज़मीन को भी बेच दिया। तो वो बिल्कुल ही फ्रॉड कर दिया, यानी कि किसान अथॉरिटी ने एक्वायर कर रखी है वो ज़मीन, क्योंकि हालांकि इतना बड़ा एरिया, हर जगह बोर्ड नहीं लगते हैं, हर जगह आप तारबंदी नहीं कर सकते हो। तो वो जब ज़मीन अथॉरिटी ने एक्वायर कर ली, किसानों को पैसे मिल गए, लेकिन किसानों ने कुछ चालाकी की वजह से या फिर कुछ डीलर्स के थ्रू मिलके वो ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दी, मकान बना दिए, फर्दर उसको बेच दिया, तो वो प्योर इलीगल है। तो ये सस्ते प्लॉट्स, और कुछ हमने देखा है कि यमुना बैंक के किनारे पे यानी कि यमुना नदी के जो डूब क्षेत्र होता है, डूब क्षेत्र वाले, वहाँ पर इलीगल कॉलोनी इस तरीके से काट दी, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। तो कई जगह हमने ऐसा भी देखा है जो हिंडन रिवर है यानी कि, और इसके आसपास में जो डूब क्षेत्र है, जो उसको हम फ्लड जोन बोलते हैं, वहाँ पर भी वो छोटे छोटे प्लॉट्स दे दिए गए। बहुत टाउनशिप बना रखी है लोगों ने, टाउनशिप बना रखी है लोगों ने, 50 गज, 25 गज, 100 गज के प्लॉट्स, क्योंकि वो जो अवेलेबिलिटी है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो लेबर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों को वो सस्ता लगा प्लॉट, उस ट्रैप में वो आ गए। हालांकि वो ज़मीन भी कहीं देखा जाए तो कई अथॉरिटी के पास थी, कई ज़मीन में आप नॉन कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर आपने वो डेवलपमेंट करती। तो यहाँ पर भी हमने कई तरीके की डेमोलिशन ड्राइव यहाँ पर देखी हुई है। ओके। जब हम फ्री होल्ड की बात करते हैं, नोएडा में बहुत ज़्यादा ज़मीन फ्री होल्ड नहीं है, बट देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट जो फ्री होल्ड में भी हैं। इवन येड़ा में भी आने वाले टाइम में आएंगे। येड़ा के पास अगर हम टप्पल की बात करें तो वहाँ पे भी फ्री होल्ड। तो अगर फ्री होल्ड में किसी को ज़मीन खरीदनी है, ठीक है, तो उसको क्या देखना चाहिए सो दैट उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फ्री होल्ड ज़मीन हम कैसे परचेज करें या फ्री होल्ड ज़मीन क्या होती है। फ्री होल्ड ज़मीन, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो जितनी भी सारी लैंड थी ये फार्मर से बिलोंग करती थी। जब अथॉरिटी ने इसमें एक्विजिशन एक्ट लगाया तो ये ज़मीन लीज पर हो गई। राइट। तो हालांकि अथॉरिटी ने सारी ज़मीन नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे जो विलेजेस थे, विलेजेस की सारी ज़मीन, सिर्फ फार्म लैंड्स वगैरह उन्होंने एक्वायर करी है। विलेजेस के इमीडिएट साथ में कुछ ऐसी लैंड होती है जो एक्सटेंडेड आबादी के तौर पर छोड़ दी जाती है, यानी कि अगर गांव की आबादी बढ़ेगी तो उनको भी एटलीस्ट कुछ एरिया चाहिए जहां पर वो फर्दर एक्सटेंड हो सके, डेवलप कर सके। तो वो बहुत लिमिटेड एरिया होता है, क्योंकि वो गांव के बिल्कुल नज़दीक होता है, जिसको आबादी, एक्सटेंडेड आबादी करके छोड़ दिया जाता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान है अथॉरिटी के जो वो ज़मीन छोड़ी हुई है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है, उस ज़मीन के बारे में आप उस ज़मीन का खसरा नंबर लेके आप अथॉरिटी में एक RTI लगा सकते हो। उस RTI के थ्रू आपको पता लग जाएगा वो एरिया नोटिफाइड है या फिर डी नोटिफाइड है। डी नोटिफाइड मीन्स आप वो एरिया फ्री होल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन के अंदर है, कोई प्रोजेक्ट है अथॉरिटी का, कोई उन्होंने प्लानिंग करी हुई, तो डेफिनेटली वो आपको काम नहीं करने देंगे। वहाँ पे डेमोलिशन बार बार होती रहेगी और आपके खिलाफ अननेसेसरी लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो ये आपको अथॉरिटी में वो खसरा नंबर दे के वो सारी की सारी डिटेलिंग, रजिस्ट्री वगैरह आपको चेक करानी होगी अथॉरिटी में कि क्या ये खसरा नंबर आपकी एक्विजिशन के अंदर है या नहीं है। ठीक है। अब इसी में एक और है कि अगर हम सिर्फ येड़ा की बात करें तो येड़ा में स्पेशली लोग बात कर रहे हैं यार प्लॉट की, तो मतलब ऐसे लोग बात करेंगे प्लॉट तो हैं ही, ये तो ज़िंदगी भर बिकते ही रहेंगे, ऐसे बातचीत चल रही है कि प्लॉट ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ये कब तक हैं प्लॉट, ये कब तक बिकेंगे और कब तक स्कोप है फॉर एन इन्वेस्टर टू अर्न मनी? देखिए, कहावत है कि आप हर चीज़ बना सकते हो लेकिन लैंड नहीं बना सकते हो। राइट। तो
वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो ज़मीन की कमी है, क्योंकि ज़मीन दोबारा नहीं बनाई जा सकती। सबसे ज़्यादा मारामारी उसी की है। और अपने एरिया को बढ़ाने के लिए हमने कई सालों से देखते हुए आए कि हमेशा इसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई है इसी भी चल रही है। तो जैसे मैंने बताया था ना, ये बहुत लिमिटेड एरिया है, जो प्लॉट्स का भी एरिया है। 2009 के अंदर प्लॉट्स 22,000 प्लॉट्स खाली लॉन्च हुए थे। यानी कि एक शहर जो दिल्ली जैसा शहर है, वहाँ पर 3 करोड़ लोगों की आबादी है, और एक ऐसा शहर जो दिल्ली का ऑलमोस्ट बराबर का एरिया बन रहा है, और वहाँ पे 22,000 प्लॉट्स अथॉरिटी ने निकाले थे। तो आप ये प्रोपोर्शन देख रहे हो कितना सारा है, 3 करोड़ लोग और ये 22,000 लोगों के लिए जो प्लॉट्स निकाले। प्लस इसके साथ में जो नए सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं या फिर नए एवेन्यूज जो आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगले 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा प्लॉट्स और यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। ओके। क्योंकि आपने अगर मास्टर प्लान देखा है, आप मास्टर प्लान की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत कम एरिया है जो ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप्स के लिए दिया हुआ है। और टाउनशिप के अंदर भी आपको प्लॉट्स जो एक टाउनशिप 100 एकड़ की टाउनशिप का एग्जांपल बता दो, आपको मैक्स टू मैक्स 500 से 600 प्लॉट 100 एकड़ की टाउनशिप में मिलते हैं। और वहीं अगर मैं उस टाउनशिप के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बनाता हूँ, तो ये हाई राइज बिल्डिंग 100 एकड़ के अंदर अप्रोक्सीमेट 18 से 20 हज़ार फ्लैट बनते हैं। तो कहाँ आप 500 से 600 फैमिलीज की बात करते हैं 100 एकड़ के अंदर जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, और वहीं अगर कोई डेवलपर वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाता है तो 18 से 20 हज़ार अपार्टमेंट्स वहाँ बनेंगे, तो वहाँ पर 18 से 20 हज़ार फैमिलीज हो जाएंगी। तो ये एक मतलब बिल्डर का एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो अगर ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा रेवेन्यू चाहते हैं तो वो वहाँ पर हाई राइज बना देते हैं। ऑल्दो ऐसे भी वहाँ पे 5 से 6 ही प्लॉट है 100 एकड़ की टाउनशिप के, जहाँ पर अब प्लॉट्स लॉन्च होने वाले हैं। तो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री होने वाली है प्लॉट्स की। अगर मैं बात करूँगा हाई राइज अपार्टमेंट तो डेफिनेटली वहाँ पर आएंगे। हालांकि हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स भी अभी लॉन्च हुए हैं, जो बिल्डर्स ने हायर बिड लगा के जीते हैं, तो वहाँ पर हाई राइज आएगा। लेकिन जो लोग प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी ज़मीन अपनी छत रखना चाहते हैं, तो उनके लिए लिमिटेड ऑप्शंस होने वाले हैं। और हमेशा से कहावत है कि जो आपका डिमांड और सप्लाई है वो हमेशा अगर जमीन का रहेगा ही रहेगा, जमीन का रहेगा। डिमांड अगर आपकी हाई है ज़मीन के लिए और सप्लाई आपकी है ही नहीं, तो डेफिनेटली आपके प्राइस अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रॉपर्टी बहुत ऊंचे दामों पे बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि अब जो नोएडा के आसपास लोग इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, कुछ लोगों को लेट पता लगा, कुछ लोगों को जल्दी पता लगा, उन्होंने कर दिया। आज लोग कह रहे हैं यार ऑलरेडी प्राइस इतना बढ़ चुका है, तो अब तो प्राइस क्या ही बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा? देखिए एक्सपेक्टेशंस लगाना कि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, सॉरी। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी तो सिर्फ एक रनवे शुरू भी नहीं हुआ है और यहाँ पे टोटल 6 रनवे आने हैं। जो मैंने 3000 अलॉटमेंट बताई है इंडस्ट्रीज की, उसमें से हार्डली 100 अभी शुरू हुई है। कई सारे अभी लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू होना है। तो अभी एक्चुअल डिमांड तो आई नहीं है। जब एक्चुअल डिमांड आएगी तो ये प्लॉट्स के रेट जो है अभी भी आपको 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स ये मल्टीपल होते रहेंगे। बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो डिमांड सप्लाई होती है, सेकंड इन्फ्लेशन। टाइम टू टाइम आप देखोगे इन्फ्लेशन हो रहा है, हर साल 6-7% का इन्फ्लेशन है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा लगेगा ये प्राइसेस तो जस्ट कुछ ना करते हुए बिना डिमांड के भी ये प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन से ही बढ़ गए, इन्फ्लेशन से बढ़ गए, है ना। तो इन्फ्लेशन से भी बढ़ते हैं, प्लस जो डिमांड वहाँ जनरेट हो रही है, जो वहाँ पर पॉपुलेशन जो आके बसने वाली है, जो जनता वहाँ पर आके बसने वाली है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंदर आने वाली है। वो एक ऐसा सेक्टर हम देखने वाले हैं जो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ वो शहर बस रहा है। जो अफोर्डेबिलिटी है वो वही लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो गए, सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ सारी चीज़ें बन रही है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, 6 रनवे जो अभी तक इंडिया में नहीं है, सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा है, कार्गो है, रेलवे स्टेशन है, प्लस दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, यानी कि अगर 3-3.5 करोड़ जो ऑन रिकॉर्ड है दिल्ली के जो जनता यहाँ रहती है, राइट। तो दिल्ली में भी आप देखोगे ना, लोगों से बात करोगे तो हर दूसरा बंदा बोलेगा मेरे को दिल्ली में दम घुटता है, बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, पार्किंग के इश्यूज हैं, रोड पे जगह नहीं है चलने के लिए, फुटपाथ तक पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो लोग भी मूव आउट कर रहे हैं। प्लस फैमिलीज भी बढ़ रही है, एजुकेशन भी बढ़ रही है, लोगों की इनकम्स भी बढ़ रही है। तो दे वांटेड कि हम खुला बड़ा बेहतर अपना घर इस तरीके से जाके एकोमोडेट हों, और वो जहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ है तो डेफिनेटली वहाँ पर लोग मूविंग करेंगे, तो प्राइजेस तो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली तो 2030 तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हो ही जाएगा, बहुत टोक्यो को भी बीट कर ही देंगे हम। तो दिल्ली से लोग निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है दिल्ली, राइट। क्योंकि ये अगर दिल्ली से 200-300 किलोमीटर दूर होता तो एक बार लगता है कि दिल्ली के लोग बाग रीच आउट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, क्योंकि दूर है।
अभी दिल्ली से हार्डली 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है, और यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पर आईटीज कंपनीज आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही है, ऑर्गेनाइज्ड है, बड़े बड़े पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, हर तरीके की फैसिलिटीज आपको मिल रही है। और आज दिल्ली में भी तो लोग 1.5 2 घंटे ट्रैवल करके जाते ही हैं नौकरी करने, गुड़गांव में जा ही रहे हैं लोग, तो वो तो यहाँ तो और फास्ट ही हो जाएगा। तो बहुत सारे रीज़न है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स तो देखो बढ़ने वाले हैं। हाँ। तो इसका तो हम एक ये असम्पशन मान के चलते हैं कि यहाँ पर आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जैसे हम गुड़गांव में सोचते थे 20 से 25 साल पहले कि अगर शायद कर लिया होता तो आज मल्टी करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी होती, तो वही जो लोग यहाँ पर मिस आउट कर जाएंगे तो इनको फिर डेफिनेटली किसी आगे नए सेक्टर्स के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जेवर एयरपोर्ट आधे दशक में एक बार ऐसा सेक्टर डेवलप होता है, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले आईजीआई एयरपोर्ट डेवलप हो चुका था। अब आप सोचो कि 50 साल बाद एक ऐसा शहर बस रहा है जहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, और पूरी सिटी डेवलप हो रही है। वो बेसिकली हमारी लाइफ टाइम में तो नहीं होगा। हाँ, तो अगली लाइफ टाइम में शायद डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया ना हर 50 साल में शायद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो डोमेस्टिक तो आपने बहुत सुने होंगे कि हर जगह खुल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना, उसके सराउंडिंग्स में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, जो इस गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने वाला है। राइट। और कई लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर। सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, वो सब यहाँ पर आके डेवलप कर ही रहे हैं अपने आप को। भाई अपना लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बार चाहता हूँ कि आप अगर कोई इन्वेस्टर है जो आज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है येड़ा में या एयरपोर्ट के आसपास, तो आप उसको ऐसी क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर्ड और वो थोड़ा टेंशन फ्री रहे? देखिए आज की डेट में मेन्यू सबसे पहला तो यही है कि रेरा जो जब से आया है तो कई सारे बिल्डर्स का जो फिल्टराइजेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, या अगले 2-3 सालों के अंदर वो हम फिल्टर देख लेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे डेवलपर देखे जिन्होंने अपनी बुक्स में गड़बड़ी करी, प्रोजेक्ट्स को डिलेज करा, वो अभी प्रोजेक्ट से यानी कि इंडस्ट्री से आउट है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट वो चूज़ करिए जिसका रेरा हो, जिस बिल्डर की जो पास्ट क्रेडिबिलिटी है, पास्ट डिलीवरीज हैं वो अच्छी हो, एंड डेफिनेटली सिक्योर लैंड यानी कि अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, और क्योंकि सारे ही एरिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छी डेवलपमेंट आ रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हो, चाहे वो पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल हो, तो आपको हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। डिपेंड ये करता है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना अमाउंट है आपका। तो प्लॉट्स आज की डेट में मैं यही बोलूँगा कि सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट की ही है, क्योंकि प्लॉट्स में मल्टीपल टाइम्स आपको रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू मैं बोलता हूँ जो अप्रिसिएशन है वो मल्टीपल टाइम्स में अप्रिसिएशन होने वाला है, तो उसका तो खैर कोई मुकाबला नहीं है। मेरे पॉडकास्ट की भी टैगलाइन है जय भूमि जय भारत। बहुत बढ़िया। तो अब आई वांट टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई आता है, ठीक है, मार्केट में तो बहुत लोग हैं जी, ना तो बेचने वालों की कमी ना खरीदने वालों की कमी, डेफिनेटली आपके पास कोई क्यों आए? आप ऐसा टेबल पे क्या अलग लेके आते हो? व्हाट्स जो आप थोड़ा एक इन्वेस्टर को अलग दे रहे हो? देखिए इन्वेस्टर के साथ हम हमेशा एक पर्सनल टच देते हैं, और हमारी कभी भी जो चाह होती है, यानी कि हम ये नहीं चाहते कि हम कस्टमर को बेचें, हम पहले कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका फोटे समझते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न है, तो क्या खाली इन्वेस्टमेंट है या खाली सेल्फ यूज़ है क्या, तो उनको उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो एक अपना एक पर्सनल टच देके, पर्सनल फील देके उनके साथ हम 1-to-1 बैठ के उनको डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। हालांकि जैसे आपने बोला मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं, तो बहुत सारे सेलर सिर्फ सेल ही करते हैं, दे डोंट एडवाइस। सो अगर मेरे को लगेगा कि ये प्रॉपर्टी इनके लिए सूटेबल नहीं है, चाहे वहाँ पे मेरा कई हज़ारों रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। राइट, सही बात है। क्योंकि आज की डेट में मैं थोड़ा सा उनके साथ अपना बायस होके काम करूँगा कि मेरे को खाली अपना मार्जिन देखना है, तो शायद मैं बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाऊँगा। तो हमेशा हमारी जो एक सोच रहती है वो ये रहती है कि हम उन्हें एक एडवाइस करें, प्रपोज करें, देन उसके बाद हम उनको बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दें। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। सो आई थिंक आज के लिए इस पॉडकास्ट को मैं अभी यहीं विराम लगाना चाहूँगा, बिकॉज हम अगर बात करते रहे तो बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं डेफिनेटली, तो देखो नॉन एंडिंग टॉपिक है रियल एस्टेट के बारे में। इनफैक्ट मैं कई दिनों तक बोल सकता हूँ यमुना, हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपका के बारे में, क्योंकि इतनी तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही है ना। मैं कहता हूँ एक एक सेक्टर्स पकड़ के अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। बिल्कुल।
बाकी थैंक यू सो मच भाई आज आने के लिए। अभिमन्यु, आपने भी मुझे इनवाइट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर जो लोग अभी तक देख रहे हैं मैं बता दूं उनको बुखार है और तबीयत ठीक नहीं है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, इट वाज ग्रेट होस्टिंग। थैंक यू। पॉडकास्ट के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू गाइज स्पेशली फॉर मेकिंग अस 1000+ सब्सक्राइबर्स फैमिली। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो इन कॉमेंट्स, इन बाय पर्सनली बाय मेल। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका रिप्लाई कैसे किया जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू गाइज। इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखने को मिला है देन शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। वी नीड मोर लव गाइज। एंड अगर आप इस चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा एंड इसको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ और सवाल है जेवर से लेके इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो या आपको मेरी ईमेल आईडी पता ही है, इट्स realestate@outlook.com। आप उस पर मेल कीजिए। बाकी अगर आप मनीष भाई से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैं उनके हैंडल्स भी नीचे डाल दूंगा, आप उनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं आपके सवाल पूछूं तो वी आर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे मैं पोल्स डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे पिंग भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आईडीज़ में नीचे लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ऑफ लव। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय भूमि जय भारत।